सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव विवेकानंद स्टडी सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सक्सेस विद वीएससी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज है 20 जनवरी 2023। तो आज की क्या है इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर अब हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूज़ दे दूं। न्यूज़ ये है कि आप सभी बहुत ही तेज़ी से वेट कर रहे थे शाम की क्लास का। आज से मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ शाम की क्लास। शाम की क्लास में स्टैटिक जीके का पोर्शन होता है। जैसा कि मैं 50 प्लस क्लासेस ले चुका हूँ, पिछले कुछ दिनों से वो क्लासेस बंद चल रही थी। आज से मैं वो क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, तो स्लॉट बुक कर लीजिए सुबह 6 बजे का डेली करंट अफेयर और शाम को 6 बजे स्टैटिक जीके का पोर्शन। चलिए शुरू करते हैं आज की इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। आज की पहली न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। पहली न्यूज़ है, अमेजन दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में बना है। एप्पल नंबर 2 पर आ गया है। तो अरबपति जेफ बेजोस की ई कॉमर्स कंपनी अमेजन पिछले साल के टॉपर एप्पल को पीछे छोड़ते हुए सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गई है। अमेजन ने इस वर्ष अपने ब्रांड में 15% की गिरावट के बावजूद $350.3 बिलियन से 299.3 बिलियन डॉलर तक गिरने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई है? तो याद रखिएगा, ब्रांड वैल्यूएशन कंसल्टेंसी ब्रांड फाइनेंस की रिपोर्ट आई है, जिसमें बताया गया है कि अमेजन नंबर 1 पर आ गई है और नंबर 2 पर खिसक गई है एप्पल। उम्मीद करता हूँ पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 सूची में कौन कौन है, तो आइए देख लेते हैं। रिपोर्ट के अनुसार टॉप 10 सूची में सबसे मूल्यवान ब्रांड तो अमेजन ही है, जिसने $299.3 बिलियन का व्यापार किया है। नंबर 2 पर एप्पल है, जिसका व्यापार है $297.5 बिलियन। नंबर 3 पर गूगल है। नंबर 4 पर माइक्रोसॉफ्ट है। नंबर 5 पर वॉलमार्ट है। उसके बाद अगला नंबर है सैमसंग ग्रुप का। फिर उसके बाद है आईसीबीसी का। फिर है वेरिजोन। उसके बाद है टेस्ला और फिर है टिकटॉक। उम्मीद करता हूँ न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि व्यापार के मामले में, कमाई के मामले में नंबर 1 पर पहुंच गई है अमेजन। कौन है इसके प्रमुख? तो जेफ बेजोस इसके प्रमुख हैं। तो क्या आप जानते हैं गूगल के प्रमुख कौन है और एप्पल के प्रमुख कौन है? अगर आप जानते हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट कॉलम में आप जरूर आंसर करिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और जान लेते हैं कि भारत की कौन कौन कंपनी इसमें रही है। तो भारत से 150 साल से अधिक पुराना टाटा समूह शीर्ष 100 में शामिल होने वाला एकमात्र ब्रांड है। समूह का ब्रांड मूल्य पिछले साल 78 से बढ़कर 69 हो गया। हालांकि रैंकिंग ऊपर जाने के कारण उपलब्ध नहीं थे। भारतीय आईटी टेक दिग्गजों में इन्फोसिस पिछले साल के 158वें स्थान से उछलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया है। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। इस न्यूज़ में आए हुए एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, ये मानते हुए बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है बीएसएफ से, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही सुजायलाल थाउसेन किस एक पैरामिलिट्री फोर्सेस के प्रमुख बनाए गए थे? कमेंट कॉलम में आप आंसर करिएगा। तो अब बीएसएफ के पूर्व डीजी पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए नियुक्त किया गया है। तो सीमा सुरक्षा बल से सेवानिवृत्त महानिदेशक पंकज कुमार सिंह को 2 साल की अवधि के लिए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। बात करें पंकज कुमार सिंह की, तो राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। 31 दिसंबर 2022 को बीएसएफ प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। इससे पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ के महानिदेशक और दिल्ली में सीआरपीएफ मुख्यालय में आईजी ऑपरेशंस के रूप में कार्य किया था। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि बीएसएफ के रिटायर्ड पंकज कुमार सिंह को डिप्टी एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। अच्छा, आप जानते हैं क्या प्रमुख सुरक्षा सलाहकार वर्तमान समय में कौन है? ये है अजीत डोभाल। अब बीएसएफ के वर्तमान में प्रमुख कौन है? कमेंट कॉलम में आप आंसर करिएगा। बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस में आती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस में सीआरपीएफ सीआईएसएफ भी आती है। तो कमेंट कॉलम में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैरामिलिट्री फोर्सेस के निदेशक कौन है आंसर में जरूर करिएगा। बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स से,
ये है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। इसमें भारत रैंकिंग में 4th स्थान पर रहा है। तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स प्लेनेट पर सभी देशों के सैन्य बलों की एक रेटिंग है। सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है, रशिया दूसरे स्थान पर रहा है, चाइना तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर रहा है। 0.000 की रेटिंग पूर्ण स्कोर है, जिसे अब तक कोई भी देश प्राप्त नहीं कर पाया है। स्कोर मान जितना छोटा होता है, लड़ने की क्षमता उतनी ही अधिक शक्तिशाली मानी जाती है। सूचकांक में परमाणु क्षमताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है। तो याद रखिएगा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 भारत इस रैंकिंग में 4th प्लेस पर रहा है। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी इंडेक्स किसके द्वारा जारी करी जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। सक्सेस सीरीज का आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, जहां पर मैंने 50+ जीके के 1-लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। वहां पर आपको सबसे पहला वीडियो मिलेगा इंडेक्स का, जहां पर मैंने डिस्कस किया है कि कौन से इंडेक्स को किसी एक संगठन द्वारा जारी किया जाता है। तो जाकर के उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और बिल्कुल वैसी ही क्लासेस आज शाम से मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ एक और इंडेक्स से है। क्या है इंडेक्स? तो पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है, ये बताया है विश्व बैंक की रिपोर्ट में। तो विश्व बैंक ने 2023 के दौरान पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर 2% तक और धीमी होने का अनुमान लगाया है। यह जून 2022 के अनुमान से 2% अंकों की गिरावट को चिन्हित करेगा। इसके पीछे का कारण है अभूतपूर्व बाढ़, घटता विदेशी मुद्रा भंडार, भोजन की कमी और गरीबी। और आप जानते हैं पाकिस्तान में तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा हैं। ठीक है, 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी विकास दर में सुधार कर 3.2% होने का अनुमान लगाता है, जो पहले के 4.2% के अनुमान से कम होगा। तो याद रखिएगा ये न्यूज़ कि पाकिस्तान दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था है, ऐसा बताया गया है विश्व बैंक की रिपोर्ट में। कौन है पाकिस्तान के वर्तमान में प्रेसिडेंट? कमेंट कॉलम में आप आंसर करिएगा। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। अब बात विश्व बैंक से आई है, तो कुछ विश्व बैंक के बारे में जान लेते हैं। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विकासशील देशों को ऋण और अन्य प्रकार की सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के हिस्से के रूप में हुई थी। ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रेटन वुड्स समझौते के हिस्से के रूप में किस एक संगठन की स्थापना करी गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना करी गई थी। 2 संस्थाओं से मिलकर बना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसके राष्ट्रपति डेविड मलपास हैं। मुख्यालय पड़ता है वाशिंगटन डीसी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। उम्मीद करता हूं न्यूज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो क्या आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों संगठनों का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? बढ़ते हैं आज की अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फूकन का हो गया है निधन। इनको लेकर आपको कुछ याद आ रहा है ना? बिल्कुल याद आ रहा होगा कि 2021 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था और इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, वैसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति के ही निधन जरूरी होते हैं। ये कोई इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं थे, लेकिन इनको बहुत ही बड़ा प्राइज मिल चुका है, इस वजह से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। असम के कवि हैं नीलमणि फूकन, इनका निधन हो गया है। याद रखिएगा, एग्जाम में ऐसे पूछता है कि असम के कवि नीलमणि फूकन का निधन हुआ, किस एक अवार्ड से सम्मानित किए गए थे? तो याद रखिएगा 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था, जो कि 2021 में दिया गया था। उन्हें उनके कविता संग्रह कविता के लिए 1981 में असमिया में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। न्यूज़ आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बात करें फूकन की उल्लेखनीय कृतियां और कौन सी हैं, तो जुर्जिया हेनु नामी आहे ए, नादिया देई और गुलाबी जमुर लगना असमिया भाषा में है। नहीं भी याद करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको कविता याद करनी पड़ेगी, जिसके लिए इनको 1981 में असमिया में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। न्यूज़ क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं आज की अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है गाम्बिया देश के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जोफ का भारत में निधन हो गया है। तो भारत में एक बीमारी के बाद पश्चिम अफ्रीका देश गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जोफ का निधन हो गया है। उन्होंने 2022 में उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला और 2007 से 2012 तक गाम्बिया के शिक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया।
उन्होंने गैम्बियन सिविल सेवा के साथ साथ विश्व बैंक में पश्चिम और मध्य अफ्रीका के शिक्षा विशेषज्ञ के रूप में भी कार्य किया। तो याद रखिएगा, गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बदारा अलियू जोफ का भारत में निधन हो गया है। गाम्बिया कहाँ पड़ता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पश्चिम अफ्रीकी देश है गाम्बिया। क्या है कैपिटल गाम्बिया की? कमेंट कॉलम में करिए आंसर। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। अगली न्यूज है न्यूजीलैंड की। प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है जेसिंडा आर्डर्न ने। तो वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने घोषणा कर दी है कि 7 फरवरी 2023 को वो अपने पद को छोड़ देंगी। आर्डर्न 14 अक्टूबर को होने वाले आम चुनाव भी नहीं लड़ेंगी। सत्तारूढ़ पार्टी एक नए नेता के लिए मतदान करेगी। पार्टी का नेता अगले आम चुनाव तक प्रधानमंत्री होगा। जेसिंडा आर्डर्न 2017 में 37 वर्ष की आयु में प्रधानमंत्री चुने जाने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली महिला प्रमुख भी बनी थी। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड देश की और पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। क्या है वहां की कैपिटल? तो वेलिंगटन वहां की कैपिटल है। बढ़ते हैं अगली आखिरी न्यूज की तरफ आज। तो आज की आखिरी न्यूज है तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री की एक पुस्तक से। इसका नाम है कम लेट्स रन। याद रखिएगा, तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री की पुस्तक है कम लेट्स रन। इसका किया गया है विमोचन। तो तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम की पुस्तक कम लेट्स रन का अंग्रेजी संस्करण जनवरी 2023 में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कृष्णामचारी श्रीकांत द्वारा जारी किया गया है। ओल्डम वंगा नामक पुस्तक का तमिल संस्करण 2021 में जारी किया गया था। यह पुस्तक एमरल्ड पब्लिशर्स द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंग्रेजी अनुवाद गीता पद्मनाभन ने किया था। न्यूज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री की पुस्तक है कम लेट्स रन। इसका किया गया है विमोचन। किसने लॉन्च करी है? तो याद रखिएगा, पूर्व कप्तान कृष्णामचारी श्रीकांत ने। तो ये थी ओवरऑल आज की न्यूज़। आपको क्लास कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ क्लास आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि इतने कम समय में मैं आपके लिए जो एक क्लास लेकर आता हूँ आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब तो आप जानते हैं एसएससी एमटीएस की भर्ती आ गई है, उसमें तो 25 नंबर की जो जीएस आएगी उसमें करंट अफेयर का बहुत ही ज़्यादा बोलबाला रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जो लोग पहली बार जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू एवरीवन। गॉड ब्लेस यू ऑल।